गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आज उसका लेक्चर सेकंड है और हम लोगों ने पढ़ लिया था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में हमने पढ़ा था कि क्या डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण है ना, कॉजेस पढ़ लिए थे उसके, और उसका क्या आउटकम आएंगे या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उससे क्या हमारी लाइफ पर असर पड़ेगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, आज हम देखते हैं उसके आगे क्या। आगे हम लोगों ने दो तीन चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं, उनको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली जो टर्म है वो है ड्रॉट। आपने ये बहुत बार सुना होगा, ड्रॉट्स आपने ये काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या ड्रॉट्स होते क्या एक्चुअली। ठीक है, सर देख, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा सर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब ये सूखा आता क्यों है, क्या इसका रीज़न होता है। ड्रॉट मतलब बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, सूखा होता है। एक्चुअली ये सूखा होता क्यों है, देखिए बेटा क्या था, बहुत सारी जगह पर पानी अवेलेबल था, है ना, और बारिश भी ठीक ठाक होती थी। पर क्या हुआ, हम लोगों ने वहाँ पर कर दिया डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब बेटा हमने वहाँ पे पेड़ पौधे काट दिए। पेड़ पौधे काटने की वजह से वहाँ पर जो वेदर साइकिल थी वो चेंज हो गई। वेदर साइकिल चेंज होने का मतलब है कि बारिश जो जैसे पहले जनवरी में पड़ती थी अब वो नहीं पड़ती है, या वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया और बारिश भी नहीं पड़ने लगी, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो ज़मीन, वो जो लैंड था वो धीरे धीरे सूख गया। और पहले वो ऊपर की तरफ से सूखा, उसकी अपर लेयर सूखी और धीरे धीरे वो लेयर नीचे तक सूखती चली गई, जिससे क्या हुआ, वहाँ पर ग्राउंड लेवल वाटर भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो अब वहाँ पर कैसी वाली कंडीशन आ गई, ड्रॉट वाली। ड्रॉट मतलब सूखे की कंडीशन आ गई, और वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जहाँ भी ये ड्रॉट होता है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं होता। आपको पता है रेगिस्तान राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो है मिट्टी वाला पानी पीते हैं। आधे से ज़्यादा पानी में मिट्टी होती है। जैसे हम लोग जिस पानी को हम फेंक देते हैं ना, हम कहते हैं अरे पानी गंदा है ये तो, और वहाँ पे वो बेचारे ऐसे पानी को पीने के लिए मजबूर होते हैं। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ गया है। और उन्हें बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है रोज़। कितने किलोमीटर वो, कम से कम रोज़ का ये मानिए 5 से 10 किलोमीटर वो पैदल जाते हैं, है ना, सर पे मटका रख के या जो भी है बर्तन रख के, फिर उसको भर के लाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे बाथरूम में टैप खोली और नहाते रहे पूरे दिन। अरे आज गर्मी हो रही है, आज 2 बार नहाएंगे, आज तो कभी कभी 3 बार भी नहा लिया। अरे मुझे गर्मी लग रही है, मेरी बाइक भी सर गंदी वहाँ हो पे रही है। टैंकर आता है सर। हाँ, बाइक को भी नहला दिया अपनी, इवन ताज़े पानी से। और ठंडे पानी से नहलाएंगे बाइक को, ऐसा भी बोलते हैं कुछ बच्चे, है ना, कुछ लोग जो होते हैं। तो बेटा देखिए, पानी जो है ना, केवल पीने के लिए इस्तेमाल करिए। नहाने का भी ठीक है, बट नहाने के लिए ना ओवर एक्सेसिव वाटर यूज़ मत करिए। ओवर एक्सेसिव मतलब कि दिन में 10 बार मत नहाइए, 2 बार मत नहाइए, है ना। एक बार नहा लीजिए, और अगर दोबारा नहाने का मन कर रहा है तो अपना हाथ मुंह अच्छे से धो लीजिए। ज़रूरी नहीं है नहा के ही आपको ठंडक मिलेगी। ठीक है बेटा, पानी को वेस्ट मत करिए, और गाड़ियों को और बाइकों को या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी जिसमें पानी वेस्ट होता है, उनको वहाँ पर पानी वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको अपनी गाड़ी धोनी है पानी से ही, तो आप वहाँ पर वो वाटर यूज़ करिए जिससे आपने पहले कुछ यूज़ में ला चुके हैं। जैसे कि आपने कपड़े धोए अपने, अब कपड़े धोने का जो पानी है उससे आप अपनी गाड़ी धो लीजिए। ताज़े पानी से धोने की क्या ज़रूरत है, गाड़ी गाड़ी को कौन सा पता चल रहा है कि ये ताज़ा पानी है या कपड़े वाला पानी है। उसको तो सर्फ वाले पानी से, कपड़े वाले पानी से धोगे तो और अच्छे से साफ़ होगी। ताज़े पानी से पहले धोओगे, फिर उस पर सर्फ लगाओगे, फिर दोबारा से ताज़े पानी से, डबल मेहनत है। सीधा सर्फ वाले पानी से धो दो। ठीक है बेटा, तो ड्रॉट वाली कंडीशन देखिए, अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान सर नहीं गाड़ी रखा। धुलने वाले सर दुकान भी खुली थी सर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर आप लोगों ने अभी से इन चीज़ों को नहीं इम्प्रूव किया तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है, मतलब आप ही लोग, हमारी जनरेशन है जो आने वाली, लगभग आप जब 30-40 ईयर्स के हो जाओगे तो आपको पानी की बहुत दिक्कत होगी। समझ रहे हो आप लोग। चलिए, तो ड्रॉट क्या होता है बेटा, ड्रॉट होता है जब the increase in temperature of on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This could cause drought. ठीक है, समझ में आया बेटा।
तो ड्रॉट को हम अगर सिंपल से वर्ड्स में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिक्रीज ऑफ रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर लेवल because of global warming causes drought। ठीक है बेटा, तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है ना, पृथ्वी का गर्म होना है ना, पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग सिंपल। तो पृथ्वी के गर्म कब होगी? पृथ्वी गर्म जब वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, है ना। पेड़ पौधे हमारे टेम्परेचर को ठंडा रखते हैं। आपको पता है गांव में भी आपने देखा होगा, अपने गांव में जाते हो तो आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हो छाया में, बड़ा अच्छा लगता है, हमें नींद भी बड़ी अच्छी आती है ना। वही फिर शहर आ जाते हो तो वहाँ पे धूप लगती है, गर्मी लगती है, गाँव में थोड़ा सा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि गाँव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं शहर के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेजर्टिफिकेशन। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया जब हमारी अर्थ सर गर्म सर होगी। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। ओके बेटा, अभी कर सर रहे ड्रॉट वाला। हैं। ओके, कर रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, दूसरा है डेजर्टिफिकेशन। अब हमारी अर्थ जब गर्म होगी, है ना, आपको कल भी मैंने एक एग्जांपल समझाया था बेटा कि जब अर्थ गर्म होती है और जिस जगह पर बारिश नहीं होगी और वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो धीरे 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 वहाँ की जो मिट्टी है वो अनफर्टाइल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? हाँ, बिल्कुल बेटा। तो वहाँ की बिल्कुल बेटा, वहाँ की मिट्टी अनफर्टाइल बन जाएगी और धीरे धीरे ये जो अनफर्टाइल मिट्टी है ये बन जाती है डेजर्ट, और वहाँ पर फिर कुछ नहीं उगेगा। समझ रहे हो आप बात? सर वाटरफॉल के बाद क्या लिखा है सर? है बेटा, सर वाटरफॉल के बाद क्या लिखा है? रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर लेवल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज ड्रॉट। वार्मिंग। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा क्या होता है, मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए, जब हमारी अर्थ गर्म होगी, हमारे अर्थ का टेम्परेचर गर्म होगा, तो वहाँ पर जो भी ज़मीन है, जिस एरिया का टेम्परेचर गर्म है, वहाँ पर जो भी सॉइल होगी वो धीरे धीरे सॉइल ना अपने अंदर से नमी खो देती है। नमी को कहते हैं, सॉइल के अंदर जो नमी होती है ना उसको कहते हैं हमस। ठीक है, आपने सुना होगा आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? एयर में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से चिपचिपापन लगता है हमें। तो ऐसी सॉइल के अंदर भी हमस होता है, हमस जिससे सॉइल जो है उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। मतलब एक तरीके से सॉइल के अंदर जो वाटर कंटेंट है ना उसको हमस बोलते हैं। अब क्या होगा, कोई भी चीज़ गर्म होगी तो धीरे धीरे उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। वाटर क्या हो जाएगा, उसका इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा वाटर का, है ना। तो इवेपोरेशन हो जाएगा धीरे धीरे, और अपने अंदर से जब वो चीज़ नमी खो देगी कुछ टाइम बाद, फिर वो जो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाती है। जब किसी सॉइल के अंदर नमी ही नहीं होगी तो वो सॉइल कैसी हो जाएगी बेटा? अनफर्टाइल। और जो अनफर्टाइल सॉइल होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है फिर वो एक टाइम बाद डेजर्ट बन जाती है, वो बंजर बिल्कुल, वहाँ पे कुछ नहीं उगता, फिर कैक्टस उगते हैं फिर वहाँ पे। तो बेटा हम डेजर्टिफिकेशन में क्या लिख सकते हैं? द सॉइल, डेजर्टिफिकेशन में लिख सकते हैं द सॉइल हैज़ लेस हमस। हमस मतलब आपको बता दिया मैंने, नमी, है ना, गीलापन या वाटर कंटेंट, एंड इज लेस फर्टाइल, है ना बेटा। जिस सॉइल में हमस कम होगा तो वो कैसी सॉइल हो जाएगी? कम उपजाऊ हो जाएगी। फर्टाइल मतलब उसमें कम चीज़ें उगेंगी। और ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा? द फर्टाइल, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स converted
इनटू डेजर्ट, और धीरे धीरे वो जो फर्टाइल लैंड था वो डेजर्ट बन जाएगा, और इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो अभी आपसे कोई पूछेगा डेजर्टिफिकेशन, आप बता दोगे? बता दोगे बेटा देवेंद्र? समर, देवेंद्र, आप बता दोगे ना बेटा? चलिए आगे देखिए फिर। डेजर्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया, डिफॉरेस्टेशन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से निकल के अब आ जाते हैं हम एनिमल्स के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। कंजर्वेशन कंजर्वेशन हेलो सर। हाँ बेटा। सर जहाँ पे सर रेगिस्तान बन चुका है, क्या सर दोबारा नहीं हो सकता है? हो सकता है बेटा, सर दोबारा हो सकता है। सर दोबारा मिट्टी नहीं बन सकती सर? बिल्कुल बन सकती है। क्या करना पड़ेगा पर पता है आपको? देखिए, नो सर। अब जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसको अगर आपको दोबारा से उपजाऊ बनाना है तो पहले तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लंबे समय तक वाटर जो है मिट्टी पे उस मिट्टी पे वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना? उस मिट्टी को वाटर देना पड़ेगा, प्लस वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है बेटा, जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, आपको वो न्यूट्रिएंट्स भी उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा? उसको वो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, प्लस उस मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे आपको, ठीक है बेटा? फर्टिलाइज़र्स आपको उसमें डालने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर दोगे तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब कुछ समय बाद, वो जो मिट्टी है दोबारा से फर्टाइल बन जाएगी, ठीक है? तो वाटर डालना है उस मिट्टी में, उस सॉइल में, प्लस उसके न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स वही जो जो चीज़ें उसमें, जैसे नाइट्रोजन और बहुत सारी चीज़ें होती है, सल्फ़र, फास्फोरस मिट्टी में से ख़त्म हो गया है तो उसमें वो डालना है, फिर फर्टिलाइज़र डालना है, और कुछ टाइम बाद वो फर्टाइल बन जाएगी दोबारा से। अब देखिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अभी हमने फॉरेस्ट को अभी हमने बात जाना था कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में प्लांट्स हमने देखा था कि क्या कैसे हम प्लांट्स को बचा सकते हैं। अब हम देखेंगे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है बेटा, अगर हमें अपने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना और फॉरेस्ट को बचाए रखना है तो सबसे पहले हमें पेड़ उगाने पड़ेंगे। जितने पेड़ हम काटते हैं उससे डबल हमें उगाने पड़ेंगे, तो ही हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने फॉरेस्ट में से 4 बड़े पेड़ काटे, तो आप उस 4 बड़े पेड़ की जगह उसके डबल ट्रिपल बड़े पेड़, मतलब छोटे पेड़ लगाइए। जैसे आपने 4 बड़े पेड़ काटे तो आप एटलीस्ट 12 छोटे पेड़ लगाइए, क्योंकि वो बड़े पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे थे, है ना? जो पेड़ बड़ा होगा वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। अब आपने उसको काट दिया है तो उसका अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए आपके पास, तो एटलीस्ट आपको 12 तो लगाने ही लगाने हैं, उसके ट्रिपल, और अगर जितना ज़्यादा लगाओगे उतना बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड सर अगर हाँ सर बेटा। अगर पूरे पेड़ लगाएंगे तो सर पूरे होते भी तो नहीं है, सूख भी तो जाते हैं। क्या बेटा? सर अगर छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, मतलब 12 लगाएंगे तो उसमें कुछ सूख भी तो जाएंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अब जब 12 लगाओगे तो उसमें से मुश्किल से 5 पेड़ या 6 पेड़ आपके सरवाइव कर पाएंगे। कुछ को गाय भैंस खा जाते हैं, कुछ को लोग तोड़ देते हैं, कुछ आपके बेचारे बिना पानी के मर जाएंगे। तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी पेड़ पौधे आप लगा रहे हो, एटलीस्ट जब तक वो इतने बड़े ना हो जाए जितनी आपकी हाइट है, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद तो फिर वो सरवाइव कर ही जाते हैं बेचारे। तो देखिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है बायोस्फीयर। देखिए, बायोस्फीयर होता क्या है? देखिए, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। मतलब बायोस्फीयर हमारे अर्थ का ही एक छोटा सा पार्ट है, जो जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म रहते हो, जीव जंतु रहते हो,
और जहाँ पर जीना पॉसिबल हो। ठीक है, तो मतलब अगर इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बायोस्फीयर एक जगह है एक तरीके से जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हों, जीव जंतु रहते हों, गाय भैंस बकरी छोटे मोटे तुम्हारे कीड़े मकोड़े सब, और वहाँ पर वो जिंदा रह सके। ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ अर्थ, इट इज़ a part of the earth in which, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों, और विच सपोर्ट्स लाइफ, और जो लाइफ को सपोर्ट करती हो। ठीक है, और विच सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा बायोस्फीयर। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे बायोस्फीयर हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी। अब देखिए बेटा, एक होती है टर्म बायोडाइवर्सिटी, दूसरा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद करते समय दिक्कत ना हो। देखिए बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब हो गया बेटा जीव जंतु। ठीक है, बायो मतलब हो गया बेटा क्या, जीव जंतु। ठीक है, और डाइवर्सिटी मतलब होता है बहुत सारे टाइप के। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे टाइप के जीव जंतु, सिंपल। बायो मतलब जीव जंतु, और डाइवर्सिटी मतलब वो आ गए जिसमें बहुत सारे टाइप हो, तो बहुत सारे टाइप के जीव जंतु, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organism existing on the earth, their interrelationship and their relationship the environment। तो यहाँ पे हम लिखेंगे it means variety of organism ठीक है existing on the earth and their relation relationship with the environment। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हो और उनका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। बायोडाइवर्सिटी को नोट कर लीजिए। उसके रुक रही है, हाँ सटाइए। ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा है बेटा कुछ, सर हाँ बेटा, हो गया। हाँ अब सर सुनिए। संडे को टेस्ट नहीं हुआ। इस संडे को टेस्ट होगा। लास्ट संडे तो अपना वो था ना इंडिपेंडेंस डे, तो उस दिन टेस्ट नहीं था, इसी वजह से छुट्टी थी। इस वाले संडे को होगा, सर मैथ का सबका होगा, मैथ का भी। हाँ, तो बेटा देखिए सेंचुरीज, देखिए अभी हमने बायो रिजर्व्स देखे, है ना, बायोस्फीयर देखे। अब देखिए सेंचुरीज क्या होती है, या इसको हम बोलेंगे सेंचुरी। एरियाज वेयर, जगह, एरियाज मतलब जगह जहाँ एनिमल्स जानवर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस, जहाँ पर जानवरों को बाहरी चीज़ों से बचा के रखा जाता है। डिस्टरबेंस मतलब कुछ भी, मतलब बाढ़,
और भूकंप, मतलब भूकंप नहीं, मतलब ह्यूमंस, है ना, और दूसरी चीज़ें जिनसे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, उसको क्या कहते हैं, सेंचुरीज। डिस्टर्ब टू देम, एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, मतलब जहाँ पर जानवरों को और उनके घरों को किसी बाह्य, मतलब बाहर की चीज़ से बचा के रखा जा सके, जिससे वो ना तो उनके घर टूटे और ना ही वो जानवर मरे, तो उसको सेंचुरीज कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात क्या होती है सेंचुरीज? कोई दिक्कत? उसके बाद आती है सेंचुरीज के सेंचुरीज के बाद आता है बेटा नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क क्या होते हैं, ये था हमारा सेंचुरी। अब देखिए नेशनल पार्क। सर सर जो जू होते सर वहाँ पे शेर कैसे जिंदा रहते सर? शेर तो सिर्फ और सिर्फ सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, आप सुन लीजिए पहले सब, है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का। हैबिटेट, ये हैबिटेट लिखा है बेटा, HABITAL, TAT, HABITAT, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है घर, होम। हैबिटेट मतलब एक तरीके से होम, घर, जहाँ पर किसी भी जानवर का घर है उसको हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है, अब नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है? देखिए बेटा, हमने बायो रिजर्व्स पढ़ लिया, है ना, सेंचुरीज पढ़ ली। नेशनल पार्क क्या होता है? देखिए, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड एनिमल वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कुछ एरियाज जो होते हैं, कुछ जगह जो होती है ना, ये सब खाते हैं ना। हाँ, रिजर्व्ड होती है, कुछ जगह रिजर्व्ड होती है फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना, जंगली लाइफ के लिए, जंगली जानवर रह सके जहाँ पर, वेयर, जहाँ पर दे वेयर दे कैन फ्रीली, जहाँ पर वो आज़ादी के साथ फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स, जहाँ पर वो आज़ादी के साथ अपने घर यूज़ कर सके हैबिटेट्स, है ना, जहाँ मन करे वहाँ रह सके। एंड जो कुदरत ने, जो नेचर ने चीज़ें दे रखी है, जैसे पेड़ पौधे, पानी, और वो सब वो यूज़ कर सके, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट, ये सब चीज़ें जहाँ पे वो यूज़ कर सके, उसे बोला जाता है नेशनल पार्क। ठीक है, वो होता है हमारा नेशनल पार्क। और नाउ नेशनल पार्क के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बायो रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है देखिएगा, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरियाज, बहुत बड़े बड़े एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, है ना, बहुत बड़े बड़े एरियाज प्रोटेक्टेड लैंड के, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए मतलब किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल को बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किए करके रखा जा सके। ठीक है, ठीक है, इज नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स।
ठीक है ना। तो कल हम बाकी करेंगे इसका आगे का टॉपिक। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिख ली हैं, तो कल का देखिए बेटा टॉपिक क्या है। हाँ बेटा हम अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो। लो बेटा आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, ये बात फिर वाला लिखना सर, फिर में रुक जाइए। हाँ लिख लीजिए। कल के लिए जो टॉपिक है वो याद रखिएगा बेटा, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना कल जो टॉपिक है वो हम करेंगे, फ्लोरा एंड फौना। फिर एंडेमिक स्पीसीज है ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, टाइगर प्रोजेक्ट, इन सब नोट्स चीज़ों के भेजिए बारे, हाँ सारे। इकोसिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में